काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमें ज्वाइन किया है जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप उन्हें देखते ही रहते हैं जियो टीवी पे, एजाज सैयद ने। बहुत शुक्रिया एजाज कि आपने ज्वाइन किया। और आप बहुत शुक्रिया। और आज हम एजाज से बातें करेंगे, थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कोरोना फैला हुआ है, बार बार लॉकडाउन की बातें होती हैं, लॉकडाउन है लॉकडाउन नहीं है, उस बारे में भी हम एजाज से पूछेंगे कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पे वो क्या कहते हैं। फिर हम जाएंगे जी, हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे, हम फाटा की बात करेंगे कि वहाँ पे बहुत लोगों को शिकायत है कि उन्हें 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, बल्कि उससे भी कम कहीं ख़राब इंटरनेट सर्विसेज हैं। उन लोगों की शिकायत कैसे दूर होगी, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे मलिक रियाज की, उनकी बेटी की, जो हंगामा मचा है 1-2 दिन पहले। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले एजाज कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले हम चलते हैं गवर्नमेंट परफॉर्मेंस की तरफ। आपको क्या लग रहा है कि दोबारा से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान में अमवात भी ज्यादा हो रही हैं, हुकूमत जो है वो मॉल्स भी खोल रही है, और भी बातें हो रही है, स्कूल खोलने तक की बात हो रही है, कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? आरजू, जब हम हुकूमत की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में आम तौर पर जो आम आदमी है उसके जहन में मुल्क का वज़ीर आज़म होता है या हुक्मरान जमात होती है या सूबे की हुक्मरान जमात होती है। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हुकूमत की हम बात करेंगे तो हमारे जहन में आसफ अली जरदारी हुकूमत की शक्ल में नज़र आएंगे आम आदमी की नज़र में, या यूसुफ रज़ा गिलानी या जो भी प्राइम मिनिस्टर है। अगर नून लीग की हुकूमत है तो उस वक्त हमारे जहन में या आम आदमी के जहन में जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के करता धरता है। लेकिन हुकूमत शख्सियात का नाम नहीं है, ये एक पूरी मशीनरी का, पूरे एक स्ट्रक्चर का नाम है। शख्सियात हुकूमतों की जो बदलती रहती हैं, हेड्स हुकूमतों के, प्राइम मिनिस्टर्स या सदूर, वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो मशीनरी है वो यूं की तू है। चाहे वो साबिक सदर आसफ अली जरदारी हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो, और चाहे वो इमरान खान हो, मशीनरी वही है। हम हुकूमत का जब नाम लेते हैं तो हमारा मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो वही है पाकिस्तान की मशीनरी की कारकर्दगी जो आज से 10 साल पहले थी, जो जल मुशर्रफ के दौर में थी, या जो आसफ अली जरदारी के दौर में थी, या नवाज शरीफ के दौर में थी। और वही लोग अभी भी सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के महकमा सेहत में, पाकिस्तान के दूसरे जो मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरे जो इदारे हैं, उनमें वही लोग काम कर रहे हैं, वही माइंड सेट है, वही माशरा है। तो कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि मशीनरी बड़ी ख़राब है। मशीनरी की इस्लाहात के ऊपर गौर नहीं किया गया, उस पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि दिन ब दिन ये ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत के जो हुक्मरान हैं, इमरान खान साहब, इनका इक़्तिदार का कोई तजर्बा नहीं है। इन्होंने इससे पहले काउंसलर बनकर किसी वार्ड को भी नहीं चलाया हुआ, इन्होंने इस सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप भी नहीं की हुई, ये किसी मिनिस्ट्री के वजीर भी नहीं रहे हुए। तो जब आपके पास इतने हैंडीकैप हों, आप इस हवाले से आपको ब्रीफिंग्स तो जरूर मिलती रही केपी के सूबे में पिछले दौर में, क्योंकि वो हुकूमत आपके पास थी, लेकिन हुकूमत खुद चलाना और ब्रीफिंग्स लेकर रहे हैं। और अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जाहिर है हुकूमत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसमें इश्यूज भी हैं, एक्सपीरियंस के इश्यूज भी हैं, और मशीनरी को जो बीमारियां लगी हुई हैं वो भी। बिल्कुल सही। लेकिन ये बाकी लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो तो तजुर्बेकार हैं। कोई पीपल्स पार्टी से आया है, कोई नून लीग से आया है, कोई कहीं से आया है। पीटीआई के अपने लोग तो बहुत कम रह गए हैं जो हुकूमत में साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे, फिर भी कुछ सही से नहीं चला पा रहे, सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर जिंदा है हुकूमत। हर रोज हम देखते हैं, कभी कोई ट्वीट फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और एक चीज और एजाज, इन्होंने बायोमेट्रिक की शर्त लगा के रखी है, ठीक है। उसमें जो सीनियर सिटीजन है, बहुत से उनमें से एक आध की आपने वीडियो भी देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी, कि वो कह रहे थे कि उनके अंगूठे के जो निशान है वो खत्म हो गए हैं 65 की एज के बाद। वो कोई 7, बल्कि वो 78 ईयर्स के कोई थे। तो इन्होंने वो शर्त लगा रखी है, ना सिर्फ जो एहसास प्रोग्राम है उसके लिए, बल्कि बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए भी।
और बैंक जो है वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी के इस एज में बायोमेट्रिक ले सके। तो जो बहुत से लोग ऐसे जिनसे मैं मिली हूँ जो बेवाएं हैं, जो अपनी पेंशन लेती हैं अपने हस्बैंड की, और छोटी मोटी 8,000 हो गई, 10,000 हो गई, 12,000 हो गई किसी की, तो वो अपने बैंक अकाउंट जिनका एहसास प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर पा रही बहुत सालों से, बहुत अरसे से, बल्कि सालों से, सॉरी कह रही हूँ, बहुत अरसे से, क्योंकि बायोमेट्रिक की शर्त है जो हुकूमत खत्म नहीं कर रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग ख्वार और एक अब ये कहते हैं कि जी नादरा जाके वहां से करा लो। नादरा में सब एक दूसरे के सर पे खड़े हुए इस कोरोना वायरस के जमाने में। आपको पता है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उससे एक मौका ऐसा आया था जब हुकूमत ने नादरा के दफातर को पार्शली खोल दिया था। और उसको खोलने का मकसद ये था कि जिन लोगों के जो फिंगर प्रिंट्स नहीं मिल रहे या थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, तो उनका फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए उनकी वेरिफिकेशन कर दी जाए। तो वेरिफिकेशन है और उन्हीं हालात में है जो मेरे और आपके सामने हैं। मेरे ख्याल में नादरा के इंतज़ामात तो बेहतर हैं, लेकिन हुकूमत कमज़ोर होती है, स्लो होती है, और हुकूमत ये स्लो है। बारक ओबामा जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने किसी ज़माने में बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज स्लो। और ये अमरीकी सदर बारक ओबामा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अमरीकी सदर कह रहे हैं। और उन्होंने आगे भी कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ एज़ स्लो एज़ एनी अदर गवर्नमेंट इज़। तो ये तो अमरीकी स्टैंडर्ड्स ही कुछ और हैं। पाकिस्तान में तो मसला ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे अदारों के अंदर कैपेसिटी के इश्यूज़ भी हैं, और साथ ही साथ हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अपनी कैपेसिटी भी बहुत बिल्ड करने वाली है। उनकी कैपेसिटी नहीं है। आपने कहा ना कि मौजूदा हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जो पुरानी जमातों में रहे हैं। देखिए 18th अमेंडमेंट ने तालीम का शोबा, सेहत का शोबा राइटली बिल्कुल दुरुस्त सूबों को मुंतकिल कर दिया हुआ है। अब शफ़कत महमूद साहब के पास जितने भी इख्तियारात हैं, वो तो वफाकी दारुल-हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है उनकी। इवन ये जो वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह या शहजाद अकबर, इनके पास जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA है, एक बड़ा अदारा जो दूसरे सूबों में भी जाके कार्रवाई करता है। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लीगली अगर उठाए जाएँ। तो इनके पास एक्चुअली इख्तियार जो है वो मरकज़ का ही है। तो जो सूबों में हाल है वो आपको पता ही है कि सूबों में कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनकी अगेन बहुत बुरी रिप्यूट नहीं है, उनकी कोई अच्छी रिप्यूट नहीं है। उनकी कैपेसिटी के हवाले से उनको उनके इश्यूज हैं। आप देखें ना, एक MPA को सीधे ही आप चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और उसका बैकग्राउंड ही नहीं है कोई। वो अभी चीज़ें समझ रहा होगा कि मशीन इतनी बड़ी है, हुकूमत की मशीनरी इतनी बड़ी है, 2 साल 3 साल तो लगते हैं समझने में, और फिर होती है आपकी परफॉर्मेंस, और उसके बाद में होती है आपकी कारकर्दगी बेहतर या परफेक्ट कारकर्दगी। तो ये इशू ये हटा क्यों नहीं देते? ये बायोमेट्रिक की शर्त को हटा क्यों नहीं देते? खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या प्रॉब्लम है इनको? ऐसी मैं कौन सा ये इस गवर्नमेंट में कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं हुई? करप्शन तो इस गवर्नमेंट में भी हो रही है, तो वो बेचारे जो अपनी, जैसे कहते हैं कि पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने क्या करप्शन करनी है? मेरी हटा दे मे, शर्त। मेरी इतला ये थी कि नादरा ने ये रिकमेंड किया था कि इसको ख़त्म कर दें तो हम उसका अल्टरनेट सिस्टम हो सकता है। वो कहाँ पर जाके फंस गई ये मेरे इल्म में नहीं है। वो क्यों नहीं हो पा रही ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मुझे इतना इस हद तक ज़रूर पता है कि एक लेवल पे ये रिकमेंड हो गया था, और इसीलिए नादरा के दफातर खोले गए थे कि हम फेशियल रिकग्निशन के थ्रू वो कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइए एजाज के, वैसे तो हमारा मीडिया छोटी छोटी बातों के ऊपर भी सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा कर देता है। कुछ हुआ हो, जरा सा किसी ने, आम आदमी से कोई गलती हुई हो, तो फिर मलिक रियाज जैसे आदमी की बेटी ने जब इतना हंगामा किया, तो सब जर्नलिस्ट जितने हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हों या कोई भी हो, टीवी एंकर्स हो, कोई हो, सबको सांप क्यों सूंघ गया? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई इसलिए नहीं बोलता आरज़ू के, हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, तमाम मीडिया हाउसेस जो हैं, वो फाइनेंस के ऊपर और एड्स के ऊपर चलते हैं। और मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन है, आपको पता है सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है लैंड का, उसने तमाम मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात देकर उनका मुंह बंद कर रखा है। मीडिया हाउसेस ही नहीं, हमारे पास जो टॉप के एंकर्स हैं, उनके नाम भी कुछ हैं जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मलिक रियाज से पैसे लेते हैं या कोई मफादात लेते हैं। बाय द वे उन कार्ड्स में मेरी भी तस्वीर आती है,
कि ये भी मलिक रियाज से पैसे लेने वाले हैं। तो मलिक रियाज ने खाली मीडिया ही को नहीं, आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी खरीद रखा है। आपको पता है, मुझे भी पता है। बहुत सारे साबिक जजेस जो हैं वो मलिक रियाज के साथ, जब चीफ जस्टिस थे निसार साहब, मुझे ज़ाती तौर पे मैंने अपनी इन आंखों से देखा हुआ था उन्हें बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के मलिक रियाज साहब से मिलते हुए। मैंने अपनी आंखों से एक पब के ऊपर उनका हुआ था, और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। अभी भी पता नहीं कौन कौन उनसे राब्ते में है। तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को पैसे के जरिए मलिक रियाज ने अपनी जेब में डाल रखा है। लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हैं कि मीडिया हाउसेस के मालिकान की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मीडिया के अंदर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मलिक रियाज के ऊपर तनकीद करते हैं। आप बात कर रही हैं और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग बात कर रहे हैं। जर्नलिज्म या मीडिया बिका हुआ नहीं है, मीडिया हाउसेस के मालिकान उनके अपने इंटरेस्ट, और कुछ जर्नलिस्ट भी बिल्कुल, और बिल्कुल उन कुछ जर्नलिस्ट वो बहरिया हमारा एक बड़ा रिस्पेक्टेड इदारा है, जैसे पाकिस्तान बहरिया, वो अपने आप को बहरिया उन्होंने नाम रखा हुआ है अपने, जो भी वो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो करते हैं, उस पर भी कोई एतराज नहीं उठा रहा। कम से कम किसी को बहरिया से ही किसी को बोल देना चाहिए था कि जी ये क्यों हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आरजू इसके हवाले से काफी अर्सा पहले एक कोर्ट में केस भी चलता रहा है। अच्छा, ठीक है। और मेरे इल्म में नहीं है कि उसका फैसला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में ये केस चलता रहा है कि ये जो बैरिया का नाम है ये पाक बैरिया से मंसूब होता है, और लोग कंफ्यूज होते हैं जिस तरह ये पाक बैरिया की हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि ये नहीं है। तो ये एक अरसा तक सुप्रीम को किसी अदालत में भी चलता रहा है। अब मुझे उसका रिजल्ट क्या निकला है फ्रैंकली मेरे इल्म में नहीं। सही। अच्छा एजाज, ये बताइए कि बलूचिस्तान पे अगर कभी इंडिया बात करता है या वो ये कहता है कि हम उसे काट के अलग कर देंगे, ये वो जो भी क्या बोला जाता है, उस पे हम बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, हम बड़ा चीखे मारते हैं वहां जाके। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान को हमने एक तरह से बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया हुआ। बलूचिस्तान में कोई तरक्याती काम हो या इवन सुई गैस हम वहीं से लेते हैं और वहीं के लोगों को नहीं मिलती, पानी वहीं के लोगों को नहीं मिलता, और उसके बाद वहाँ पे जैसे फाटा है और दूसरे इलाके, वहाँ पे 4G इंटरनेट हो या इवन 3G इंटरनेट कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने उसको एक जो कहना चाहिए कि बस हमने वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा रखा, बाकी कोई खास फैसिलिटीज हमने तो नहीं दे रखी वहाँ पे लोगों को। ना फाटा में लोगों को शिकायत है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो हमसे बहुत नाराज हैं, हमें उनकी शिकायत को देखना पड़ेगा, और कैसे ये सब चीज सही हो सकती है। देखिए आरजू, एक तो आपने बड़ा अच्छा मौजू उठाया, इस पे बात की आपने बलूचिस्तान के ऊपर और फाटा के ऊपर। बदकिस्मती है हमारे टीवी एंकर इसके ऊपर बात नहीं करते, तो ये बड़ा अच्छा मौजू आपने उठाया, सवाल उठाया। मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर पूरा पॉलिटिकल सेटअप मौजूद नहीं है, और ना ही वहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क है वो उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कसूर बलूचिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का रहा है, और बलूचिस्तान पर जिन लोगों का मुकम्मल कंट्रोल है उनके ऊपर रहा है और उनके ऊपर है। यही द सेम गोज विद द फाटा, कि फाटा के अंदर भी लोगों को शिकायतें हैं। सवाल ये नहीं है कि वहाँ पर लोग अपने राइट्स की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं, सवाल ये है कि उन्हें ये आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि उनको राइट्स मिल नहीं रहे, उनको सहूलियात मिल नहीं रही, और इसलिए वो आवाज़ निकालते हैं। तो तमाम मसाइल का हल ये है कि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बलूचिस्तान के लिए पैकेज मंजूर किया गया था। उस पैकेज के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। फाटा की तरक्की के लिए, फाटा और बलूचिस्तान में रोज़गार के मौके के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। जो हम दो तरह के इक़दाम की ज़रूरत है, एक फ़िज़िकल इक़दाम की ज़रूरत है और एक उनकी इमोशनल जो हर्ट हुए हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बदकिस्मती ये है कि हम दोनों एस्पेक्ट से इस पर कोई इक़दाम नहीं कर रहे।
लेकिन कब तक नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो वहां पे किसी किस्म की तहरीकें भी शुरू हो सकती हैं, लोग बाहर निकलते रहते हैं कभी कभार। हम उसको कैसे अब बार बार ये कह देना कि जी बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है उसमें भारतीय मदाखलत है, ये करके हम अपने हाथ साफ तो नहीं दिखा सकते। देखिए देखिए, भारत ने तो इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दे रखा है बलूचिस्तान के हवाले से, जो जो इस बात का अपेरेंटली एविडेंस के तौर पे हम लोग लेते हैं कि भारत इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। और फिर कुलभूषण यादव का वाक़या जो है वो भी हमारे सामने है। हैविंग सेड दैट, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये बातें क्या है कि हम अपना हाथ साफ नहीं कर सकते। एक साहब थे, उनका नाम था मौलाना कौसर न्याजी, आपको याद होगा। बिल्कुल। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैबिनेट में थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, और लाइन कट गई। और लाइन कट गई में एक चैप्टर था बैरूनी हाथ। तो ये जो और लाइन कट गई किताब है, ये 1977 में जो फौजी coup हुआ था, जनरल ज़िया उल हक ने फौजी जर्नैलों के साथ जिस तरह इक़्तिदार पर कब्जा किया था, उसकी पूरी कहानी थी। तो बैरूनी हाथ में उन्होंने लिखा था, कौसर न्याजी साहब ने, मोटी बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब आप मुल्क के अंदर ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे बैरूनी मुदाखलत के लिए फ़ज़ा साजगार हो। तो बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे ताकतवर लोगों ने ऐसी साजगार फ़ज़ा बनाई है जिसमें बैरूनी हाथ के लिए माहौल साजगार है और वो अपना रोल अदा कर रहा है। अगर हम ऐसी फ़िज़ा ना बनाते तो कोई बैरूनी मुदाखलत भी नहीं हो सकती। हमारे मीडिया में तो ये तक होता है एजाज कि अगर बलूचिस्तान में या केपीके में अगर कोई किसी किस्म का हादसा हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो तीसरे चौथे नंबर पे वो न्यूज आती है। लेकिन अगर वही चीज पंजाब में हो, सिंध में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, तो हम ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देते हैं। हम क्यों इस तरह करते हैं कि लोगों को शिकायत हो और लोग हमें बोल सकें? क्यों? ये मैंने खुद चेक की है ये बात। वहां पे जी बलूचिस्तान में कोई पुलिस जीप उड़ा दी गई, बहुत देर के बाद बुलेटिन में उसका नंबर आया। ठीक है। और अगर पंजाब में या सिंध में या इस्लामाबाद में छोटी सी बात भी होती है तो सबसे पहले ब्रेक न्यूज चल रही होती है। क्यों हम इस तरह करते हैं? हम अपने आप को, अपनी गलतियों को कब मानेंगे? कब तक हम, ठीक है दूसरा हमें छेड़ रहा है, दूसरा हमारे साथ गलत भी कर रहा है, लेकिन हम खुद भी सही नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, असल बात ये है। और मीडिया की आपने जो बात की कि हम खबरें उनकी हाईलाइट नहीं करते, तो अगेन इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि हुकूमत ने जो रेटिंग्स का सिस्टम तैनात कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जो कि बड़ा अननेचुरल और अनरियलिस्टिक है। कराची में एक मोटरसाइकिल का हादसा हो जाए और वो कैमरे पे हो तो वो टॉप हेडलाइन बन जाती है। और बलूचिस्तान के अंदर कत्ल गारत गरी हो तो वो टॉप हेडलाइन नहीं बनती। तो ये हम मीडिया वालों का भी एक कसूर है, लेकिन रियासत का कसूर ये है कि उसने जो मॉनिटर्स लगाए हुए हैं रेटिंग के, वो गलत तरीके से लगाए हुए हैं। उसकी बुनियाद वो आबादी की असूलों की बुनियाद पर रखे गए हैं, मसावात के असूलों की बुनियाद पर नहीं रखे गए। और एक चीज एजाज, अगर दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, चाहे वो भारत कर रहा हो या चाहे फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हो या किसी जगह भी, जो माइनॉरिटी में अगर कोई लोग हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, जो मुस्लिम्स हैं, तो उनका दर्द बड़ा हमें उठता है। हम जा जाके उनके लिए ट्वीट्स भी करते हैं, स्टेटमेंट्स भी देते हैं, हर जगह जिस जगह हमें हमारा मौका लगता है वहां पे बात करते हैं। लेकिन बात तो हम तब करें ना जब हम खुद सही हों। हम खुद क्या करते हैं अपनी माइनॉरिटी के साथ? ये बात आपको भी अच्छे से मालूम होगी कि सिंध में किस तरह से मियाँ मिट्ठू का राज है, कैसे वो माइनॉरिटी की जो हिंदू कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, जो 12 साल की 14 साल की, उनको उठा के ले जाते हैं और ले जाके उनका रिलीजन चेंज करवा के जबरदस्ती उनकी किसी से शादी करा दी जाती है मुस्लिम से, और फिर कहा जाता है कि जी ये जो अपनी मर्जी से गई है। एक 12 साल की, एक 14 साल की बच्ची की क्या मर्जी हो सकती है? उसको किस, वो जी उसने इस्लाम से मुतासिर होके, अच्छा चले इस्लाम से मुतासिर होगी वो भी मान लिया, तो फिर मुझे ये बताएं कि 14-15 साल के लड़के क्यों नहीं मुतासिर होते?
बड़ी उम्र की औरतें क्यों नहीं मुतासिर होती इस्लाम से, जिनको ज्यादा इस्लाम समझ में आना चाहिए? ये छोटी बच्चियां क्यों होती है? और मियाँ मिट्टू जैसे आदमी जिससे कई दफा प्रूव हो चुका है, वो खुद भी मान चुका है कि उसने ये किया है, उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर तस्वीरें बनाते हैं। और फिर उसके बाद आप अपना अपने मुंह की जैसे कहते हैं कालक हमें नजर नहीं आती। हम दूसरे कंट्री के लिए बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं और कहते हैं जी उन्होंने ये कर दिया मुसलमानों पे, वो कर दिया। तो जब तक हम खुद को सही नहीं करेंगे, हम कब तक इस तरह के खेल खेलते रहेंगे? डबल डबल गेम कब तक चलती रहेगी? बदकिस्मती ये है कि इंसाफ नहीं है यहाँ पे। ये जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमने मिनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। सिर्फ हिंदू, सॉरी पंजाब आपकी बात काट रही हूँ एजाज, मैं एक उसी पे आ सेकंड। रहा हूँ। पंजाब में उसके साथ भी किया है हमने, पारसीज के साथ भी किया। पारसी कंपाउंड हमने कराची में खत्म कर दिया है, वहां कोई पारसी नहीं रहता। क्रिश्चियंस हमारे यहाँ नाम बदल के रहते हैं। या आपने नाम देखे अशरफ अहमद, ये कभी क्रिश्चियंस के नाम होते हैं? वो आप अपने ये बदल के रहते हैं। आप लोगों का नाम ले रही हैं जो जो अहमदियों के साथ किया जाता है, वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो अपना तारफ नहीं करवा पाते कि हम अहमदी हैं या कादियानी हैं, जो भी वो कहलाते हैं। तो हम तो बड़े जालिम लोग हैं। हम इंसाफ की बातें तो करते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते और ना ही उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। और वो क्या, हम तो शिया सुन्नी के बीच में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि क्यों हमारी कोई हुकूमत, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको आखिर ये जुल्म क्यों नजर नहीं आता जो यहाँ पर हो रहा है? हाँ, उनको इंडिया में कोई लॉ आ रहा है जिसमें बकौल उनके कि जी मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो बहुत नजर आ रहा है। और हम बगैर कोई लॉ लाए, हम जिसे कहते हैं ना बैक स्टेज, हम उनको तंग कर रहे हैं। हम छुप के तंग कर रहे हैं, वो सामने खुल के तंग कर रहे हैं। अगर वो खुल के तंग कर रहे हैं, लेकिन कम हम भी नहीं है, तो क्यों हमारा मीडिया इस पे बात नहीं करता? क्यों हमारे हमारे यहाँ कोई शो नहीं, कोई टॉक शो नहीं होता इस चीज पे? क्यों मियाँ मिट्टू को अरेस्ट नहीं किया जाता? आपके जैसे लोग, आपके जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं कि मियाँ मिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मियाँ मिट्टू ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप ये कहती हैं कि मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर पा रहा। मीडिया देखिए इसी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनका कैदी बना हुआ है बदकिस्मती से। आप मियाँ मिट्टू के बारे में बात करेंगे तो कल कला यहाँ पर कोई मजहबी शख्सियत आके आपके मज़हब को चैलेंज कर देगी, आपको काफिर करार दे देगी और आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी छुपने की। तो पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल है। वो मजहबी इजारादारों का भी है खौफ, वो इस्टेब्लिशमेंट का खौफ भी है और ताकतवर इंडिविजुअल्स का खौफ भी है। तो आप इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ेंगे तो मजहबी इजारादार आप पर हमला कर सकते हैं। आप मजहबी इजारादारों को छेड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास मजहब का हथियार है। इस्टेब्लिशमेंट के पास खुद भी ताकत है कि वो आपको सबक सिखा देगी। तो पाकिस्तान में मीडिया पूरे तौर पे कंट्रोल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा सच नहीं बोल सकता, नहीं बोल पा रहा क्योंकि एनवायरनमेंट इतना खराब कर दिया गया है। लेकिन स्टिल देयर आर पीपल, देयर आर जर्नलिस्ट हु स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ टू पावर, हु ट्राई टू होल्ड पावर अकाउंटेबल। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ देयर आर फ्यू, आल्दो कि कम है, लेकिन देयर आर पीपल हु टॉक, हु स्पीक एंड हु चैलेंज। और जिनको आप बता रहे हैं कि वो बोल लेते हैं, वो सबके सब जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उनको टीवी चैनल से निकाल दिया गया है और आने की कोई उम्मीद फ्यूचर में नजर नहीं आ रही बहुत जल्द। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये देखिए, जो मीडिया के ऊपर कब्जा हुआ है या मीडिया के ऊपर सेंसरशिप का जो राज है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी से लिंक्ड है। जब पाकिस्तान की सियासी जमातें जिनसे इक़्तिदार छीना गया था, वो खास कानून साजी के लिए रबड़ स्टैम्प बन जाती हैं, तो आप मीडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मीडिया का कोई एक इदारा खड़ा हो सकता है ताकतवर लोगों के सामने, ताकतवर मशीनरी के सामने, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताकतवर मुल्लाओं के सामने? ऐसा नहीं हो सकता। ये याद रखिए कि मीडिया के इदारे उसी वक्त आज़ाद होते हैं जब सियासी जमातें मजबूत होती हैं, जब सियासी जमातें और मुल्क का जमहूरी सिस्टम मजबूत होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क का जमहूरी सिस्टम मजबूत ना हो और आप
आउट ऑफ ब्लू मून कहें कि जी मीडिया आज़ाद हो जाएगा और मीडिया मुकम्मल, ये ऐसा नहीं। मीडिया के इंडिविजुअल्स हैं जो आज़ाद बात कर सकते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन मीडिया एज एन एंटिटी ओवरऑल वो उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जिस वक्त तक इस मुल्क की सियासी जमातें और इस मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत नहीं हो। हमारी असेंबलीज में तो सिंध और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का केसेस हैं उस पर भी बात नहीं होती, और उस मामले को भी ऐसे दबा दिया गया है काफ़ी हद तक कि अब कहीं मीडिया पे या इवन असेंबली में कहीं पे कोई बात करता हुआ ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन केसेस हो रहे हैं। मिसिंग पीपल की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, एक मिसिंग पर्सनस कमीशन बनाया गया था जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लगाया गया था, जो कि अपने चेयरमैन नैब भी हैं। वो चेयरमैन नैब भी बन गए, लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ी नहीं, और वो बड़े फ़ख्र से हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने इतने केस रिजॉल्व कर लिए और इतने मजीद केसेस भी आ गए। काम तो ये था उस कमीशन का कि वो रिपोर्ट देता, कार्रवाई होती, वो कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो अपनी जो है वहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया एजाज कि आपने ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा एक सिटिंग रखेंगे और कुछ और ज़रा बोल्ड किस्म के टॉपिक्स जैसे आज थे उसी तरह से हम डिस्कस कर पाएंगे, ताकि लोगों के माइंड थोड़े क्लियर हो। और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम थोड़ा सा हिम्मत दिखाए और मियाँ मिट्ठू जैसे लोगों को अरेस्ट करे, जो कि मेरे ख्याल है अगर आप और मेरे और दूसरे जर्नलिस्ट जो हमारे जैसे हैं वो अगर थोड़ा सा बोलना शुरू करेंगे तो इस पे काम हो पाएगा। क्या कहते हैं आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं और आप इस किएगा, आप भी ट्वीट किएगा लोगों को, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ा देखा जाता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब होगा। बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। बहुत। बहुत